वेलकम टू मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक्शंस ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का सिंथेसिस, जिसकी एक्टिव फॉर्म जो है विटामिन D3 है, इसका जो सिंथेसिस है वो हम अपने पहले चैप्टर्स में आपको पढ़ा चुके हैं। आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि विटामिन D3 के क्या फंक्शंस होते हैं, कैसे ये एक्ट करता है, कहाँ कहाँ एक्ट करता है। इस पर कई बार MCQ क्वेश्चन, वाइवा वॉइस क्वेश्चन आते ही हैं, साथ में कई बार नोट्स, शॉर्ट नोट्स भी पूछे जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक कि यूजुअली जो बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी की, दैट इज़ कैल्सीट्रायोल। इसे विटामिन D3 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलीचैल्सिफेरॉल भी कहते हैं। ये आपको कई जगह 125 DHCC भी लिखा हुआ मिलेगा, तो समझ जाइएगा। जब इसका पोटेंट एक्शन पूछा जाता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट पोटेंट एक्शन जो है, एज़ यूजुअल ये 3 जगह हमने आपको बताया था एक्ट करता है। बोन्स पे, ठीक है, किडनीज पे, ठीक है, और GIT पे। तो इसका जो सबसे पोटेंट इफेक्ट है वो कहाँ देखने को मिलता है? इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे। इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी अगर सीरम आयनाइज कैल्शियम लेवल जो है वो अपनी नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन से कम हो जाता है तो GIT से एब्जॉर्प्शन बढ़ाने का काम जो है वो विटामिन D3 करता है। इसके अलावा इट हैज़ ऑल्सो इफेक्ट ऑन बोन डिपोजिशन एंड बोन एब्जॉर्प्शन। बोन डिपोजिशन यानी बोन्स का मिनरलाइजेशन इसमें हेल्प करता है स्मॉल क्वांटिटीज़ में, और मैक्सिमम लार्ज क्वांटिटीज़ में ये बोन एब्जॉर्प्शन करवाता है और कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल्स जो है उसको रिलीज़ करवा देता है, ठीक है। अब हम इसकी जो एक्शंस हैं उसको पढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज़ पढ़ेंगे, क्योंकि जो एक्शंस होते हैं वो किसी ना किसी पाथ के थ्रू होते हैं, तो पाथ हमेशा रिसेप्टर्स से होकर गुजरता है। मैकेनिज्म की बात करें तो विटामिन डी जो रिसेप्टर्स होते हैं ये कहाँ होते हैं? पूरी बॉडी में मोस्ट ऑफ द सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं। और ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं सेल्स में? लोकेटेड इन न्यूक्लियाई ऑफ टारगेट सेल्स। तो सेल्स जो टारगेटेड सेल्स होती हैं, जहाँ विटामिन डी रिसेप्टर्स को अपना एक्शन शो करना होता है, उन सेल्स के न्यूक्लियस पे प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो मैकेनिज्म होती है वो कैसे शुरू होती है? इसके पास 2 तरीके के डोमेन्स होते हैं, हैज़ बिकम बाइंडिंग एंड DNA बाइंडिंग डोमेन्स। इसके अलावा ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है स्पेशल टाइप के अनदर इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर, जिन्हें बोलते हैं रेटिनॉइड X रिसेप्टर्स के साथ। और ये जो कॉम्प्लेक्स है विटामिन डी रिसेप्टर्स का और रेटिनॉइड X रिसेप्टर्स का, ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, DNA के साथ बाइंड करते हैं और एक्टिवेट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म, जो कि फर्दर उनकी एक्शन प्रोसेस को आगे प्रोसीड करती है, ठीक है। ये थी एक छोटी सी मैकेनिज्म कि ये रिसेप्टर्स के थ्रू कैसे काम करता है। अब हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से ये एक्ट करता है। तो जब भी प्लाज्मा में आयोनाइज्ड कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है, पैराथायराइड हार्मोन की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ हो जाती है। साथ ही इंक्रीज़ हो जाती है कैल्सीट्रायोल की कंसंट्रेशन, क्योंकि पैराथायराइड जो है वो इनडायरेक्ट मैनर में कैल्सीट्रायोल को इंक्रीज़ करवा देता है, रिलीज़ करा देता है, जिससे कि कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन को वापस नॉर्मल लाया जाए। अब इस फ्लो चार्ट में हम ये दोनों चीज़ें देख लेते हैं एक साथ ही, कि जो पैराथायराइड है बोन्स पे, इंटेस्टाइन पे और रीनल पे एक्ट करता है। साथ ही ये कैल्सीट्रायोल यानी 125 DHCC भी बोन्स पे, इंटेस्टाइन पे और रीनल पे एक्ट करता है। पैराथायराइड जो है बोन्स में इंक्रीज बोन कैल्शियम मोबिलाइजेशन, कैल्शियम आयन का मोबिलाइजेशन करा देता है। कहाँ से? बोन्स से करा देता है। कौन? पैराथायराइड हार्मोन। किस एक्टिविटी के थ्रू कराता है? इंक्रीज बोन रिजॉर्प्शन एंड एक्टिविटी इज मीडिएटेड बाय ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स के फॉर्मेशन को फेवर करता है, जिसकी वजह से बोन से कैल्शियम का मोबिलाइजेशन होता है। जब हम कैल्सीट्रायोल की बात करते हैं तो ये भी बोन से कैल्शियम का मोबिलाइजेशन करा देता है। ये जो एक्टिविटी होती है ये किससे मीडिएटेड होती है? ऑस्टियोसाइटिक ऑस्टियोलाइसिस इंक्रीज्ड बाय विटामिन D3 एंड ऑल्सो नेसेसरी फॉर बोन मिनरलाइजेशन। ये जब स्मॉल क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट होता है तो बोन में मिनरलाइजेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। लार्ज क्वांटिटीज़ में ये ऑस्टियोसाइटिक ऑस्टियोलाइसिस एक्टिविटी को जो है इंक्रीज़ करा देता है, जिसकी वजह से बोन से जो कैल्शियम है उसका मोबिलाइजेशन होता है।
इसके साथ ही कैल्सिट्रायोल जो है जीआईटी पे एक्शन करता है, और पैराथायराइड का जो एक्शन होता है ना जीआईटी पे, तो वो कैल्सिट्रायोल के थ्रू हो जाता है। ठीक है, कि कैल्सिट्रायोल के रिलीज़ होने को ये प्रमोट करता है और वो कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन को इंटेस्टाइन पे फेवर करता है। अब तीसरी चीज़ जो आती है वो आती है कैल्सिट्रायोल रीनल एब्जॉर्प्शन। तो रीनल एब्जॉर्प्शन में जब हम पैराथायराइड की बात करते हैं तो ये रीनल एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। कैसे बढ़ा देता है कि ये जो है रीनल ट्यूब्यूल्स जो है वहाँ से कैल्शियम का यूरिन आउटपुट कम करा देता है और उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में उसको ब्लड फ्लूइड में ECF में रीएब्जॉर्ब करने के लिए फेवर करता है। कैल्सिट्रायोल की बात करते हैं तो ये क्या करता है, ये भी कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन रीनल से बढ़ा देता है। कैसे बढ़ा देता है? बाय इंक्रीजिंग इन नंबर ऑफ कैल्शियम पम्प, कि ये कैल्शियम पंप के नंबर बढ़ा देता है। इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट, तो ये कैल्शियम एंड फॉस्फेट दोनों को बढ़ाता है, जबकि रीएब्जॉर्प्शन को, जबकि जो पैराथायराइड है वो केवल कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों के बीच में एक अपोजिट एक्शन देखने को मिलता है। जब हम बात करते हैं बोन मोबिलाइजेशन से, कि भाई बोन से कैल्शियम मोबिलाइज हो गया, तो इससे प्लाज्मा कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बैक टूवर्ड्स नॉर्मल लाने की कोशिश की जाती है। अगर किसी कंडीशन में विटामिन डी लैक हो यानी नहीं हो या एब्सेंट हो, देन इट इज़ एसोसिएटेड विद डिफेक्टिव मिनरलाइजेशन ऑफ कार्टिलेज एज वेल एज बोन्स। किसी भी वजह से अगर विटामिन डी की कमी हो तो डिफेक्टिव मिनरलाइजेशन ऑफ कार्टिलेज होता है एज वेल एज बोन्स, और स्मॉल क्वांटिटीज़ में ये प्रोमोट करता है बोन के कैल्सिफिकेशन को। ठीक है, इंटेस्टाइन से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कराता है और प्लाज्मा कैल्शियम लेवल को नॉर्मल लाने की कोशिश करता है। कैसे कराता है? ये इंक्रीज़ कर देता है परमेबिलिटी ऑफ ब्रश बॉर्डर फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। तो जो जीआईटी की लाइनिंग्स हैं वहाँ पे ब्रश बॉर्डर्स जो होता है जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस इंक्रीज़ कराता है, तो उसकी परमेबिलिटी जो है वो 125 DHCC कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए बढ़ा देता है। ये जो मैकेनिज़्म है ये कैसे प्रोसीड होती है? क्योंकि ये जो है विटामिन D3 है ये इंड्यूस सिंथेसिस ऑफ कैलबाइंडिन, और कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन भी इसको बोलते हैं। तो ये MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैल बाइंडिंग या कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स के थ्रू जो है ये इंड्यूस करता है, कैल बाइंडिंग प्रमोशन करता है, उसको बढ़ाता है, और ये जो प्रोटीन होता है ये परमेबिलिटी बढ़ा देता है ब्रश बॉर्डर की। क्या करता है? कॉज ब्रश बॉर्डर सेल्स टू ट्रांसपोर्ट कैल्शियम इनटू द सेल साइटोप्लाज्म। सेल के साइटोप्लाज्म में जो है कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन अब बढ़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि ब्रश बॉर्डर से जो ट्रांसपोर्ट होकर कैल्शियम जो है वो साइटोप्लाज्म में आ गया, और यहाँ से ये कैल्शियम मूव कर गया थ्रू बेसोलेटरल मेम्ब्रेन बाय फैसिलिटेड डिफ्यूजन इनटू ब्लड, और फाइनली जो है प्लाज्मा कैल्शियम लेवल या आयनाइज्ड कैल्शियम जो है वो रेगुलेट कर दिया जाता है। ठीक है, अब इसके अदर एक्शंस क्या देखने को मिलते हैं? मेन 3 एक्शन जो आपने देखे वो 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स पे देखने को मिले। इसके अलावा ये इंक्रीज़ कर देता है कैल्शियम ट्रांसपोर्ट इनटू स्केलेटल एंड कार्डियक मसल। ठीक है, तो कैल्शियम जो है विटामिन D 125 DHCC इन तीनों पे एक्ट करता है और प्लाज्मा कैल्शियम लेवल को नॉर्मल कर देता है अगर किसी कंडीशन में वो कम हो। तो इसके जो एक्शंस देखने को मिलते हैं वो क्या मिलेंगे कि इंक्रीज कैल्शियम ट्रांसपोर्ट करता है कि स्केलेटल और कार्डियक मसल्स में, जिससे कि कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म जो है, रिलैक्सेशन मैकेनिज्म वो कंटिन्यूअस रहे। इसके अलावा कैल्सिट्रायोल ऑल्सो इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स, तो ग्रोथ प्रमोटिंग फैक्टर की तरह भी काम करता है। इसके अलावा जो कैल्शियम लेवल है सीरम कैल्शियम आयनाइज्ड स्टिमुलेट करता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ इम्यून सेल्स, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो डिफ्रेंशिएशन ऑफ इम्यून सेल्स में भी देखा जाता है। स्टिमुलेट डिफ्रेंशिएशन ऑफ केराटिनोसाइट्स एंड इनहिबिशन ऑफ देयर प्रोलिफरेशन, स्टिमुलेट करता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ केराटिनोसाइट्स को, साथ ही इनहिबिट करता है प्रोलिफरेशन को। कैसे? बाय पैराक्राइन इफेक्ट एंड बाय ऑटोक्राइन फंक्शन। पैराक्राइन इफेक्ट यानी जो पास में पड़ी हुई सेल्स हैं वहाँ से रिलीज़ करवा के इनहिबिटरी फैक्टर्स को ये इनहिबिट कर देता है, किसके प्रमोशन को? केराटिनोसाइट्स के। कैसे? क्योंकि केराटिनोसाइट्स ही है जो 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल को जो केराटिनोसाइट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है,
विटामिन प्री विटामिन D3 में कन्वर्ट करता है। ये हम अपने पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो अगर केराटिनोसाइट्स के लेवल पे इनिबिशन हो जाएगा तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन वापस से अगर ज़्यादा है तो वो नॉर्मल लेवल पे आ जाएगी। ऑटोक्राइन फंक्शन यानी अपने ही द्वारा अपनी सेल्स के द्वारा ही इसको रेगुलेट करने के लिए इनिबिट कर दिया जाए तो ज़्यादा मात्रा में जो प्रेजेंस होती है कैल्शियम की वो नहीं होगी। तो यूजुअली जो इसकी नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन होती है उस कॉन्सेंट्रेशन के बीच में ये ब्लड में प्रेजेंट होना चाहिए। तो विटामिन डी के जो एक्शंस हैं इस चैप्टर में हमने पढ़े और अगर आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो आई होप आप अच्छे से आंसर दे पाएंगे। इसी तरह के और मेडिकल फिजियोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैप्टर अच्छा लगे, समझ में आए, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू।